गुड आफ्टरनून भाई सबके लिए। कैसे हैं आप सब? नमस्ते नमस्ते सबके लिए, नमस्कार। हाँ, 11:30 की जगह 12 बजे स्टार्ट किया सेशन। क्या है यार, अभी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। तो आधा घंटा लेट हो गए, लेकिन आज अच्छा पढ़ेंगे, आपको काफी समझ आएगा। वेरी गुड आफ्टरनून सबके लिए। आज हमने संजीवनी वाले बच्चों को नहीं जोड़ा है यहाँ। बिल्कुल प्रियंका, मैं बहुत अच्छा हूँ। नमस्कार, राधे राधे। संगम काल आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और संगम काल के बारे में अगर हम बात करेंगे, भाई ये क्या है। अच्छा, मेरी क्लास का वेट कर रहे थे। मैं भी आप लोगों का वेट ही करता हूँ यार। तो क्या था ये संगम काल? भारत के दूर दक्षिण क्षेत्र में कृष्णा, भारत के दूर दक्षिण क्षेत्र में कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच का जो क्षेत्र है उसको तमिल प्रदेश कहा जाता है। कृष्णा एवं कन्याकुमारी के बीच प्रदेश को तमिल क्षेत्र कहा जाता है। यहीं संगम साहित्य की रचना हुई थी। और इसी आधार पर हम इसे संगम काल कहते हैं। क्लियर? अब आप इसको दो तरीके से लिखेंगे। संगम काल या फिर तमिल क्षेत्र की जानकारी के स्रोत। वेलकम वेलकम रमन भाई, धन्यवाद दे रहे हो आपके सर, स्टार्ट करवा दिया। वेलकम, आपके लिए स्वागत है। आपको पढ़ना ही था, हमें पढ़ाना ही था। तो जैसा कि हम किसी राजवंश को पढ़ते हैं तो उसके दो तरीके के स्रोत पे हम निर्भर करते हैं, सोर्सेज को देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत भी हैं और साहित्यिक स्रोत भी हैं। तो लिखिएगा यहां से। अच्छा, औद्योगिक क्रांति में नोटिफिकेशन मिल गया आपको, वेरी गुड वेरी गुड। ये भी देखो अच्छी बात है, आप पढ़ते पढ़ते खो जाते हो क्लास में। क्लास तो आपकी बढ़िया ही चलती है मेरे हिसाब से। तो अभी क्या है, मेरी जिंदगी में एक बड़ा द्वंद चल रहा है। ये मान लो कि मैं सिर्फ इस क्लास को लेने के बाद उस द्वंद में ही परेशान रहता हूँ। हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ कि ये यूं कि यूं। बड़ा परेशानी वाला समय चल रहा है, इसलिए मैं भी खो जाता हूँ, बैठा हुआ रह जाता हूँ। आपकी क्लास भी थोड़ा बहुत लेट हो जाती है। तो आगे बढ़े। अब साथियों, आपको एक बात मैं बता देता हूं कि हम पुरातात्विक स्रोतों पे अगर बात करते हैं तो पुरातात्विक स्रोतों में
गुड आफ्टरनून आप सभी के लिए। सबसे पहले हम अशोक के अभिलेखों को काउंट करेंगे। इनसे भी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद हम खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख ले सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग, एक शासक था ऑगस्टस, इसका मुजरिस से हमें एक मंदिर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे अरिकामेडु से प्राप्त पुरातत्व सामग्री। अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा, भरतपुर जो हमारा होम टाउन है, वहाँ एक तहसील पड़ती है बेटा। ये इससे पहले ये लिखा है केवल, वहाँ एक तहसील पड़ती है डीग। और डीग को आपको मराठाओं के टाइम भी पढ़ाया था, महाराजा सूरजमल, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, ये सब पढ़ाए थे, आपको पता होगा डीग के बारे में। डीग कस्बे में आजकल जिला घोषित कर दिया अशोक गहलोत सरकार ने उसको। वहां पर एक गांव है और उस गांव में कोई टीला था। जयपुर से पुरातत्व विभाग की टीम ने जाकर के उस टीले की खुदाई की है, तो उस टीले के अंदर नीचे महाभारत काल का एक पूरा गांव निकला है। मतलब पूरा गांव बसा हुआ निकला है उस टीले के नीचे। हाँ, जल महल वाला डीग आपने पढ़ा होगा। अभी भरतपुर जिस दिन चक्कर लगेगा ना, उस दिन वहां से लाइव दिखाएंगे आपको, क्योंकि पुरातत्व की चीजें आपके भी काम आएंगी, हमारे भी काम आएंगी, और आपको देखना चाहिए। तो मैं जाऊंगा वहां, आपको डायरेक्टली उसके दर्शन करवाता हूँ। जिस दिन 20-21 तारीख में एक बार घर जाने का है, तब अपन दिखाएंगे आपको। यहां से हमें कुछ कक्ष युक्त एवं कक्ष विहीन कब्र भी मिली है। कक्षयुक्त एवं कक्ष विहीन कब्र भी मिली हैं। और इसके अलावा पांड्य शासकों के अभिलेख। अगर दोस्तों मैं यही बात करूं आपसे आपके साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक स्रोतों में इस टाइम पे क्या आता है? एक तो मैगस्थनीज की इंडिका आ जाएगी, मैगस्थनीज ने आपको बताया होगा क्या, ये कहता है, ये पांड्य राज्य के बारे में बताता है, और ये बताता है कि हेराक्लीज की पुत्री ने पांड्य राज्य की स्थापना की थी। मैगस्थनीज की इंडिका आपको मिलती है, और मैगस्थनीज क्या कहलाता है कि हेराक्लीज की पुत्री ने पांड्य राज्य की स्थापना की थी। और यहां पर मात्र सत्तात्मक समाज था। इसको तो हम इसका समाज पढ़ाएंगे, जब लिखा देंगे आपको। इसके अलावा मैगस्थनीज हो गया, स्ट्रैबो, एरियन, और ये व्यक्ति हैं प्लिनी और स्ट्रैबो के विवरण भी आपको दिखाई देते हैं। प्लिनी और स्ट्रैबो एक ग्रंथ और मिलता है हमें जिसका लेखक अज्ञात है, पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी। इस ग्रंथ को भी हम इसमें काउंट करेंगे। और इसके अलावा जितना भी संगम साहित्य है वो पूरा का पूरा
आपको साहित्यिक स्रोतों में दिखाई देगा। अब संगम काल पढ़ेंगे तो संगम साहित्य ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेराक्लीज की पुत्री ने पांड्य राज्य की स्थापना की थी। प्लिनी एंड स्ट्रैबो का विवरण, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, संगम साहित्य। कक्षयुक्त एवं कक्षविहीन कब्रें, और क्या समझ नहीं आ रहा आपको वो मुझे बता दीजिए। कक्ष बराबर कमरा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अलग अलग विद्वानों ने संगम साहित्य की रचना का काल अलग अलग माना है। सबसे पहले हम बात करें नीलकंठ शास्त्री साहब की, तो ये कहते हैं कि 100 से 300 ईस्वी के बीच में संगम साहित्य की रचना हुई थी। श्रीनिवास आयंगर साहब एक इतिहासकार हुए। गुड इवनिंग सब, गुड आफ्टरनून सबके लिए। 500 बीसी से 500 ईस्वी के बीच में इन्होंने बताया टाइमिंग। और एक व्यक्ति और लिखिएगा यहां पर तीसरे नंबर के, जिनका नाम है आर एस शर्मा। एक्चुअली संगम काल क्या था ये समझना जरूरी होता है। संगम क्षेत्र में 3 प्रमुख राज्य थे, चोर, चेल और पांड्य। इन तीनों के लिए
इन तीनों के लिए एक शब्द आया है मुवेनदार। क्या शब्द आता है? मुवेनदार। इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। संगम साहित्य में इन तीनों के लिए एक मिक्सअप शब्द मिलता है, और वो क्या मिलता है? वो मिलता है मुवेनदार। मुवेनदार का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। यानी कि चोल चेर और पांड्य शासकों के मुखियाओं के लिए क्या किया जाता था? यस, इनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है। सारी बातें बताएंगे आपको। नहीं बताया था कि ये चोल चेर पांड्य केरल पुत्र सत्यपुत्र, इनका दूसरे और 13वें शिलालेख में इनका नहीं मिलता क्या? ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है ना? आगे बढ़े, चलिएगा। इन तीनों क्षेत्रों पर संगम साहित्य से ही प्रकाश पड़ता है। संगम शब्द जो है, इसका अर्थ होता है संघ या फिर परिषद या फिर सम्मेलन। कुल 3 आयोजित किए गए थे। जिन्हें पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। ये 3 मिले गए किए गए जो पांड्यों की राजधानी में पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित किए गए। एक्चुअली संगम क्या था? कवियों का या विद्वान व्यक्तियों का एक समूह था, एक सम्मेलन था। जैसे बौद्ध संगीति हुई थी, जैन संगीति हुई थी, यही है सिर्फ। बौद्ध संगीति, जैन संगीति। अब हम उत्तर भारत में थे, उनको रेगुलरली पढ़ते हैं। जैसे हमें श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, महायान पढ़ना इतना आसान है, वैसे दक्षिण भारत के लोगों को इन संगम को पढ़ना आसान है, बिकॉज इनकी लैंग्वेज ये है, इसको समझते ये है। हमारे लिए थोड़ी शब्दावली भी कठिन हो जाती है। बस इतना सा ही अंतर है, और तो कुछ है ही नहीं। संगम साहित्य की जो लिपि है वो ब्राह्मी है। संगम साहित्य की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। देखिए, जो आप कहना चाह रहे हैं, पहली बात तो इसके बारे में झूठ बहुत लगता है मुझे। तो कोई कहता है इतने वर्षों तक चला, इतने वर्षों तक चला। वहां केवल ग्रंथों का संकलन किया गया था। उन ग्रंथों में से बहुत जो ग्रंथ हैं वो अब नष्ट हो चुके हैं, और बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो हमें मिलने वाले हैं। जो मिल चुके हैं उनके आधार पे हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। ये बात याद रखनी है।
ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए। जल प्लावन के कारण पांड्यों की राजधानी बदलती रही। अतः संगम स्थल भी बदलते रहे। संगम स्थल भी बदलते रहे। पहला तेन मदुरई, दूसरा कपाटपुरम, अलवे और तीसरा उत्तरी मदुरई में आयोजित किया गया था। लिख लिया? लिखिए जल्दी से। संगम साहित्य से दक्षिण भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व धार्मिक स्थिति का पता लगता है। संगम साहित्य का पहला जो विवरण था या जो पहला उल्लेख था, पहला शब्द की जगह सर्वप्रथम लिखिए कि भाई संगम साहित्य कोई चीज है, इतिहास कुछ है, इसका पहला उल्लेख मिलता है कहीं ना कहीं। ठीक है ना। अब संगम साहित्य में बात करें तो सबसे पहला जो इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि तीनों संगमों का, इसको ऐसे लिखिए, रुकिए आप, संगम ना लिख करके ऐसे लिखिए, तीनों संगमों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां मिलता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था इरेनार अगपोरुल। इरेनार अगपोरुल। देखिए नाम थोड़े से अटपटे हैं, याद रखने हैं। इरेनार अगपोरुल, ठीक है ना। इसने
एक निबंध लिखा था जो गुप्त प्रेम प्रसंग पर आधारित था, और ये निबंध 730 ईस्वी का था। तो सबसे पहले हमें इस व्यक्ति ने ये बताया अपने इस ग्रंथ के माध्यम से कि क्या हुआ कि भैया 3 संगम आयोजित हुए थे। ये बात समझ में आ गई आपको? तीनों संगमों का सबसे पहला उल्लेख इरेनार अग्गपोरुल के द्वारा लिखित एक गुप्त प्रेम प्रसंग के निबंध में आपको 730 ईस्वी में दिखाई देता है। बताइए जल्दी से, बात आई समझ में या नहीं आई? डन। हाँ, ये सब ग्रंथ सिर्फ प्रेम प्रसंग पर ही ज्यादा थे। अब आपको ले चलते हैं प्रथम संगम पर। ठीक है ना? प्रथम संगम पर स्थान था तेन मदुरई। रमेश जी पूछ रहे हैं कि सर ये स्थान अब कहाँ है? तो भैया रमेश जी, ये स्थान अब समुद्र में विलीन हो चुका है। ठीक है ना? ये कहाँ हो चुका है? ये समुद्र में विलीन हो चुका है। इसकी अध्यक्षता की थी ऋषि अगस्त्य ने। इसकी अध्यक्षता की थी ऋषि अगस्त्य ने। कहते हैं कि ये संगम की जो अवधि थी कि ये कितने वर्ष चला था, तो ये कहते हैं 4400 वर्ष चला था। पहले संगम के बारे में। और इसमें जो रचनाएं प्रस्तुत की गई थी वो 4499 रचनाएं प्रस्तुत की गई थी। 4499 रचनाएं प्रस्तुत की गई थी। लिखिए नीचे, आगे बढ़े। 4499 रचनाएं प्रस्तुत की गई थी। इस संगम को 89 शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। अगर आप इसके और भी बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में लौह काल स्टार्ट हुआ था। और भारत के लौह काल के आसपास ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां जब आप उत्तर भारत में पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत में आपने बड़ी बड़ी कब्रों के आधार पर जो महापाषाणिक संस्कृतियां पड़ी थी वो इनके पूर्वज थे। उन महापाषाणिक संस्कृतियों के आधार पर ही दक्षिण भारत में इन राज्यों का उदय हुआ था। जैसे उत्तर भारत में हमारे राज्य महाजनपद मगध वगैरह ये सब उठ करके आ गए, तो दक्षिण भारत में ये चोल चेर पांड्य बन गए थे, वो जो महापाषाण वाले थे। ठीक है ना? ठीक है ना? इसके बाद सिचुएशन क्या थी कि इसमें जितनी रचनाएं लिखी गई,
इसकी एक भी लिखी हुई रचना अब वर्तमान में उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है ना। अगत्यम, परिपादल, मुदुनारे आदि प्रमुख रचनाएं थीं। लेकिन वर्तमान में अब एक भी उपलब्ध नहीं है, ये बात याद रखनी है। इस चीज पे दिमाग मत लगाओ, फिर पढ़ नहीं पाओगे कि 4400 वर्ष पांड्य राजाओं ने शासन किया था क्या। 89 शासक मिलकर के भी 4400 ईयर शासन नहीं कर सकते। 100 साल भी लगाएं एक शासक को तो भी 890 कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 8900 हो जाएगा फिर तो लगभग 4400 ईयर के। और किस शासक ने क्या किया, इतना ध्यान मत लगाओ। जो एग्जाम पे बेस्ड चीजें उन पे ध्यान दीजिए आप। अगस्त्य ऋषि तमिल भाषा के प्रथम प्रणेता माने गए। और कहा जाता है, काल्पनिक है या कोई भी चीज है, अपने को तो डेटा याद रखना है, कई चीजें डेटा बेस्ड होती हैं, उस पर याद रखना है बस, ठीक है ना। अगस्त्य ऋषि को दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। और कि कहते हैं कि प्रथम संगम में देवताओं प्लस ऋषियों ने मिलकर भाग लिया था। कहते हैं कि प्रथम संगम में देवताओं प्लस ऋषियों ने मिलकर भाग लिया था। इसको लिख लीजिएगा फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया, ओके। दूसरा संगम स्थान कापाटपुरम, अलवे, वर्तमान में कहाँ है,
समुद्र में विलीन। ठीक है ना। अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? अगस्त्य ऋषि एवं इनके शिष्य तोलक पियर। अवधि और रचनाएं, तो इसकी जो अवधि मानी जाती है वो 3700 वर्ष मानी जाती है और 3700 रचनाएं मानी जाती हैं। 59 शासकों का संरक्षण था। कितने शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज रमन की इच्छा पूरी हो गई। पार्टी ले लो रमन से इसी बात पे आप सब लोग। ईसैन नुक्कम ईसैन नुक्कम मापुरानम कली कुलक कुरक वेंदिमाले ईसैन नुक्कम मापुरानम कली कुरक अलग अलग है। वेंदिमाले और तोलक्का पियर प्रमुख ग्रंथ थे जो द्वितीय संगम में रचे गए थे। प्रमुख ग्रंथ जिनमें से अब केवल व्याकरण ग्रंथ तोलक्का पियर शेष है। बाकी के सभी ग्रंथ क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। ईशैनुक्कम मापुरानम कली बुरक वेंदिमाले तोलक्का पियर आदि प्रमुख ग्रंथ थे जिनमें से अब केवल व्याकरण ग्रंथ तोलक्का पियर शेष बचा हुआ है। ठीक है ना। लगे हाथ यही इस तोलक्का पियर को पूरा कर लेते हैं। तोलक्का पियर यह द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है
व्याकरण का ग्रंथ है, लेकिन व्याकरण के ग्रंथ के साथ साथ इसमें धर्म, अर्थ, काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की चर्चा मिलती है, जिसे तमिल भाषा में इन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अरम, पोरुल, इनवम, विंदु, इन चारों का इसमें क्या मिलता है, निरूपण मिलता है। ठीक है ना। लेखक कौन था? वो तोलक्का पियर था। अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे ये। इनमें से एक प्रमुख शिष्य था तोलक्का पियर। तोलक्का पियर ने इसकी राइटिंग की हुई थी। यस। यह ग्रंथ 3 खंडों और 9 उपखंडों में विभाजित है। नौ उपखंडों में विभाजित है। ये जो प्रथम खंड है, इसमें वर्ण विचार की चर्चा की गई है। वर्ण विचार, जिसे तमिल भाषा में एलतू कहा गया। इसका जो द्वितीय खंड है, उसमें व्युत्पत्ति की चर्चा की गई है, और व्युत्पत्ति को तमिल भाषा में मूल कहा गया। और तृतीय खंड में इसमें पदार्थ की चर्चा की गई है, और पदार्थ को क्या कहा गया तमिल भाषा में? पोरुल कहा गया था। क्या कहा गया था? पोरुल। लिखो जल्दी से। कोई बात नहीं। तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है ये। और एक चीज और जोड़ देना यहीं से, ये सूत्र शैली में रचित है। सूत्र शैली में रचित है। आगे बढ़े, बताइए। सर जी, इसके लिए अलग नोट्स प्रिपेयर करो। अंतिमा किसी को किराए पे लगा लो, वो कर लेगा, तुम क्यों परेशान होती हो।
मेरा भी वो मतलब नहीं है जो आप समझ रही हो बेटा, ये प्राचीन भारत में जाएगा, है ना। मैंने फोल्डर भी प्राचीन भारत का ही सिलेक्ट किया है। प्राचीन भारत के फोल्डर में जा रहे हैं वीडियो, तो प्राचीन भारत के नोट्सों में लिख लेना आप इसको। अगली बार एंसेंट जब स्टार्ट कराएंगे तो संगम नहीं पढ़ाएंगे, इसी को पढ़ा रहे हैं। सूत्र शैली का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि 3 खंड है और इसमें कोई विषय दे रखा है, उस विषय से संबंधित मान लो कोई सूत्र आए, कोई मंत्र आए, कोई दोहा आए, और फिर आगे भी उनकी चर्चा की गई है, तो उनको उठा करके वहां से यहीं सेट कर देना। यानी ऐसी शैली में रचा हुआ ग्रंथ जिसमें उप विषयों का दोहराव नहीं हो, दोहरान नहीं हो, ऐसे ग्रंथों की शैली को सूत्र शैली कहते हैं। ठीक है ना, बात आ गई क्या समझ में? इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में प्रांतीय राजवंश नहीं होगा बेटा, प्रांतीय राजवंश नहीं, प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं मैं आपसे। लिखें, आगे लिखें। इसमें प्रेम विवाह की चर्चा मिलती है। इसके अलावा एक पक्षीय प्रेम, एक पक्षीय प्रेम का मतलब एक तरफा प्रेम, पक्षी मत समझ लेना इसको कहीं, ठीक है ना। और एक इसमें अनुचित प्रेम, इन सब की चर्चा मिलती है। ठीक है ना, अनुचित प्रेम को पेरुंदिणे कहा गया है, इसको कैक्किणे कहा गया, और इसको पंचतिड़े कहा गया। अगर आप प्रेम विवाह करते हो तो पंचतिड़े, ठीक है ना। एक पक्षीय प्रेम करते हो तो कैक्किणे, और अनुचित प्रेम करते हो तो पेरुंदिणे, ये सब इसमें मिलता है। लिखिए इसको, मैं स्लाइड चेंज करूंगा, नए उस पे ही लिखूंगा अगला पेज पे। उसका विवरण नहीं मिला है प्रीति शर्मा, जो नहीं करता हो तो, जो नहीं करता तो वो एक पक्षीय ही तो हो गया ना, उसमें दूसरा पक्ष प्रेम कहां कर रहा है। अनुचित प्रेम का बहुत सारे मायने होते हैं, अनुचित प्रेम में क्या ही समझाऊं आपको। हाँ, आप मान लो घर में छोटे हो, आप घर में किसी ऐसे सदस्य से प्रेम कर बैठते हो जो अनुचित है, ये अनुचित हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं। निराशावादी बातों और आशावादी बातों को छोड़िएगा, तीसरे संगम पे चलते हैं। तीसरे संगम पे बातें करते हैं। स्थान उत्तरी मदुरई, अध्यक्षता नकरीरर, अध्यक्षता कौन कर रहा है, नकीरर।
इसमें कुछ अन्य विद्वानों ने भी भाग लिया था। अन्य विद्वानों के बारे में बात करें तो कपिलार, इरैयनार, और एक व्यक्ति और हुआ करता था इसमें, परडर आदि। ये कुछ अन्य विद्वान थे। नक्कीरर इनकी अध्यक्षता करते हैं। स्थान उत्तरी मदुरई रहता है। इसकी अवधि 1850 वर्ष बताई गई है और इसमें जो रचनाएं थी वो 450 के आसपास बताई गई हैं। 449 रचनाओं की रचना इसमें हुई थी। भयंकर नाम तो अभी आए नहीं बेटा, आएंगे, अभी रुक जाओ। इस संगम में 49 विद्वानों ने भाग लिया था। इसलिए यहां भी 49 है। और इस संगम में 49 शासकों का ही संरक्षण था। इस संगम को 49 शासकों का ही संरक्षण प्राप्त हुआ करता था। प्रमुख ग्रंथों में लिखिए परिपादल, कृत्यु, नैंडुन थोके, एक था वरिनत्रिने, और एक और लिखिएगा इसमें नूत्रैम्बत। ये प्रमुख ग्रंथ थे जो तीसरे संगम में रचे गए थे। लिखिए डन हो गया। संपूर्ण साहित्य दो विषयों में था। संपूर्ण साहित्य दो विषयों पर रचित किया गया है। पहला जो विषय है संगम साहित्य का वो अहूम कहलाता है, और अहूम को आगम भी कहते हैं, और आगम जैन ग्रंथों को भी कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, इनका संबंध प्रेम से है। अर्थात प्रेम से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों को अहूम या आगम की श्रेणी में लाएंगे। और दूसरा इनका कॉन्सेप्ट था पुरम। पुरम जो विषय था वो युद्धों से संबंधित था। यह युद्धों से संबंधित है, ठीक है ना। लिखिए जल्दी से।
संगम साहित्य में ये दो विषय थे मुख्य तौर पर, और 3 प्रकार से इनको विभाजित किया जाता है। पहला एट्टू थौके, डायरेक्ट पूछे जाने वाला सवाल। इसमें 8 कविताओं का संग्रह है। दूसरा पदिने किल्लड़क्कू, इसमें 18 प्रकार की लघु कविताओं का संग्रह है। और तीसरे प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? क्या लिखा है आप लोगों ने? पुत्तू पाटू। ये पुत्तू पाटू जो है, इसमें 10 गीतों का संग्रह मिलेगा। इस क्लास में तुम जितने भी लोग बैठे हो सभी ने ये सब पढ़े होंगे। पुत्तू पाटू 10 गीतों का संग्रह, पदिन्ने किल्लकड़ू 18 लघु कविताओं का संग्रह, और एट्टू तो के 8 कविताओं का संग्रह, ये सब ने पढ़े। ठीक है, लेकिन इनकी डिटेल आप में से किसी ने नहीं पढ़ी होगी, आज आप पढ़ेंगे डिटेल इनकी। तिरुमुरु कात्रुपटे और तिरुमुरु गारुपड़े, पहला, तीसरी कैटेगरी में 10 गीत समझने हैं। पहला गीत है पुत्तू पाटू के अंतर्गत तिरुमुरु कात्रुपटे और तिरुमुरु गारुपड़े, ये आपको पहला गीत लिखना है।
यह इस संग्रह का पहला गीत है। इसके रचनाकार नक्करीरर हैं। इसके रचनाकार नक्कीरर हैं। इसमें तमिल देव मुरुगन एवं उनके निवास स्थानों का वर्णन है। किनका वर्णन है? अरे मैं पानी की बोतल लेने गया था तो मैंने ऑफ कर दिया था, वो ध्यान नहीं रहा ऑन करने का उसको। सेकंड लिखिएगा, नेडुन लवादे। इसके रचनाकार भी नक्कीरर हैं। और इस नेडुन लवादे में क्या मिलता है? इसमें वियोग विथा का चित्रण प्राप्त होता है। वियोग विथा का चित्रण प्राप्त होता है। फिर से फोन आ गया था। पेरुम्प, तोड़ के लिखो शब्द को, पेरुम्पा न त्रु प प दे। अगला ग्रंथ है तो बोलने में आ जाएगा। ये 500 पंक्तियों का गीत है। और देखो ये क्या है, डायरेक्ट पूछे जाएंगे अब किसमें क्या मिलता है अगर सवाल आएगा तो। इसके जो लेखक थे वो रुद्रन कन्नार थे। रुद्रन कन्नार थे। लिखिए इसमें और दो लाइन है। इसमें कांची के शासक इसमें कांची के शासक तोंडेमान इलांडी रेयन के बारे में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है।
महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। पत्तिन पपाले, लेखक रुद्रन कन्नार, प्रेम गीतों का संग्रह। ये क्या है? प्रेम गीतों का संग्रह है। कहते हैं कि इससे प्रसन्न होकर एक शासक था जिसका नाम था करिकाल, चोल शासक करिकाल। करिकाल ने प्रभूत धनराशि कवि को दी थी। और इसमें कावेरी पत्तनम बंदरगाह की चर्चा मिलती है। ये बताओ मुझे, ये जो मैं लिखा रहा हूं ये जरूरी है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है 10 गीतों के नाम ही लिख लें हम केवल। बताओ। लेखक का नाम रुद्रन करनार। शब्दों को तोड़ के ऐसे ही बढ़ना चाहिए। पोरुन रात्रु पपदे, फिर आगे एक शब्द बाद में इसको मिला दो, पोरुना रात्रु पपदे। इसका था भाई कन्यार। कौन था? कन्यार। अब क्या ही कहें इस बात के लिए। इसमें चोल राज्य और करिकाल की प्रशंसा है। इसमें चोल राज्य और करिकाल की प्रशंसा है। कन्यार इसका लेखक हुआ करता था। लिख लो जल्दी से। हाँ, कठिन है ये नाम बेटा, याद करने पड़ेंगे ये सब। मधुरै कांची, मधुरै कांची। इसकी रचना की थी मागुदी रत्नार नाम के व्यक्ति ने, मागुदी मरुथनार। ये लो। हाँ, ये थोड़ा टफ तो रहेगा देखो। और इसको ज्यादा 1.5-2 घंटे मत पढ़ो, 1-1.25 घंटे की क्लास कर लिया करो इस पर रोजाना। 2 क्लास ज्यादा पढ़ लेना, धीरे धीरे टुकड़ों में जैसे शब्द टूट के पसंद आ रहे ना, वैसे ये चीजें भी ज्यादा समझ में आएंगी।
मागुदी मरुथनार ने इसकी रचना की थी। मागुदी मरुथनार ने इसकी रचना की थी। ये ग्रंथ तमिल सभ्यता संस्कृति के अध्ययन में उपयोगी है। ठीक है ना। और इसमें पांड्य शासकों की प्रशंसा प्राप्त होती है। पांड्यों की प्रशंसा भी इस ग्रंथ में हमें मिल जाती है ही। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, सिरु पानु। सिरु पानु, नू की जगह पाना, सिरुपाना त्रुपदते। ये लिखिए, सिरुपाना त्रुपदते। फिर एक नाम की जगह दो दो और रखें। देखो, सिरुपान रूपड़े भी इसी को कहा गया है। ठीक है ना। इसका लेखक, बड़ा अजीब सा नाम है इसका, कई सारे था आएंगे इसमें। एक था कम कर लेता नाम में तो क्या दिक्कत आ रही थी। ठीक है ना। इसके बाद अगर इस ग्रंथ की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा आपको, चोल, चेर और पांड्य तीनों की राजधानियों के बारे में वर्णन मिलेगा। लगातार 10-12 साल जब तुम पढ़ोगी दीक्षा तो तुम्हें भी याद हो जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीनों की राजधानी के नाम मिलते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा कराया नहीं जाएगा एक बार में, नाथुराम कर लेता। अभी इसको क्या थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे। लिख लिया। मुल्लू पाते या मुल्लू पातू, और दूसरा इसका नाम था मुल्ले पपाटू। यह 8वें नंबर का गीत था। नपुथनार, लेखक का नाम था नपुथनार। मुल्लू पाटू, मुल्ले पपाटू। इसमें रानी के वियोग का 100 पदों में चित्रण है।
100 पदों में चित्रण है। कुरिंची पातू या कुरिंजिपपटू, इस ग्रंथ का लेखक था कपिलर। इसमें ग्राम जीवन और प्रेम, इसमें ग्राम जीवन और प्रेम का सुंदर चित्रण है। और 10वें नंबर पे लिखिए मलय पदु कदाम मलय पडु कडाम। ये अंतिम संकलन है। दस गीतों का ये अंतिम संकलन है। छह 600 गीत हैं। कौशिक नार रचनाकार है इन 600 गीतों का। ठीक है ना। और प्रकृति चित्रण और चित्रकला का विवरण मिलता है या वर्णन मिलता है। इसके बाद 8 लघु गीत और फिर 18 कविताएं। वो और लिखने 8 लघु गीत लिखेंगे, 18 कविताओं में 18 नहीं लिखेंगे, कम लिखेंगे। तो आज के लिए तो इतना रख लो, 8 वो और 4-5 और, तो 12-14 और लिखने होंगे हमें इसके नाम, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बहुत है, बाकी का कल करा देंगे। अब ये चलेगा 4-5 दिन तो इसमें क्लास होंगी। और आज पूर्व मध्य काल के साथ में आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर के। पूर्व मध्य काल के साथ में बढ़ते हैं क्लास को लेकर के, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद। शाम को मिलेंगे अपन 4 बजे 5 बजे, मैसेज कर देंगे आपको जब भी टाइम मिलेगा।